नमस्कार। संधि विषयक पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है। आज से हम संधि विषयक पाठ्यक्रम के षष्ठ सप्ताह अर्थात छठवें सप्ताह में प्रवेश करने वाले हैं। और आज का जो सप्ताह है वह विशेष है। यद्यपि हर सप्ताह अपने में विशेष है, परंतु आज का सप्ताह विशेष क्यों है? क्योंकि आज के सप्ताह से लेकर 9वें सप्ताह तक अर्थात 6, 7, 8, 9 इन 4 सप्ताहों में हम व्यंजन संधि के प्रसंग को देखेंगे। अर्थात व्यंजन संधि में आने वाले सूत्र या व्यंजन संधियों का निर्माण करने वाले जो सूत्र हैं उनको लेकर हम चर्चा करेंगे। तो आज की जो कक्षा है या आज का जो व्याख्यान है वह व्यंजन संधि के परिचय को लेकर के होगा। और व्यंजन संधि में कुछ अनूठे या कुछ अलग विषय हैं, इसीलिए यह परिचय ही 2 व्याख्यानों में विभक्त होगा। किंतु उससे पहले यह जो षष्ठ सप्ताह या जो छठवां सप्ताह है इसके लेक्चर के विषय में बात कर लेते हैं। यहाँ पर 27वें व्याख्यान से लेकर 32वें व्याख्यान तक अर्थात इस सप्ताह में 6 व्याख्यान होंगे, जिनमें जो प्रथम 2 व्याख्यान हैं वह व्यंजन संधि के परिचय को लेकर के दिए जाएंगे। तो इस सप्ताह में आने वाली जो कक्षाएं हैं या आने वाले जो व्याख्यान हैं उनका परिचय तालिका में हम इस प्रकार से देख सकते हैं। तो जैसा हमने बात की कि इस सप्ताह में 6 व्याख्यान होंगे, तो जो आज का व्याख्यान है 27वां व्याख्यान, उसमें हम व्यंजन संधि के परिचय को देखेंगे। द्वितीय व्याख्यान अर्थात संख्या 28 में भी व्यंजन संधि के परिचय को लेकर के ही आगे बढ़ेंगे। 30वें व्याख्यान में ष्टुत्व संधि एवं उसका अपवाद की चर्चा होगी। इसके साथ ही साथ जो 31वां व्याख्यान है उसमें हम जश्त्व एवं परसवर्ण संधि को लेकर चर्चा करेंगे तथा जो अंतिम कक्षा होगी वह अनुनासिक संधि को लेकर के की जाएगी। अर्थात इस सप्ताह में हम श्चुत्व, ष्टुत्व, जश्त्व, परसवर्ण एवं अनुनासिक इन 5 संधियों को देखेंगे। किंतु सबसे पहले व्यंजन संधि का एक सामान्य परिचय ले लेते हैं। व्यंजन संधि का जो परिचय है उसके लिए आज की कक्षा का स्लाइड हम देख सकते हैं। आज में पाठ्य विषय में हम स्थानीय निमित्त और निमित्त स्थानीय अर्थात ऐसा विषय जो हमने स्वर संधि में नहीं देखा है वैसी संधियों को हम देखेंगे, जिसके अंतर्गत श्चुत्व एवं ष्टुत्व आते हैं। इसके बाद स्थानीय परिवर्तन वाली संधियां देखेंगे। व्यंजन संधि में प्रायशः जितनी भी संधियां हैं वह स्थानीय का परिवर्तन करती हैं। इसके साथ साथ निमित्त परिवर्तन करने वाली संधियां भी हैं, तो उसका भी विवरण देखेंगे। तो आज का व्याख्यान अर्थात व्यंजन संधि का परिचय वास्तविक रूप से अब शुरू होता है। व्यंजन संधि जैसा कि हम जानते हैं कि स्वर संधि वहां होती है जहां उभय पक्ष में अर्थात दोनों स्थितियों में स्वर हो, तथा किसी भी पक्ष में अगर व्यंजन आ गया तो वह व्यंजन संधि का उदाहरण हो जाता है। जैसा कि प्रथम सप्ताह में भी संधि के प्रसंग में हमने बात कही थी, तो उसी को दोबारा पुनरावृत्ति यहाँ पर हम लोगों ने कर ली कि स्वर संधि जो होती है उसमें केवल स्वरों के मध्य ही संधि का विधान होता है, किंतु कोई भी अगर व्यंजन आ गया तो वह व्यंजन संधि के अंतर्गत आ जाएगा। और अगर दोनों अर्थात स्थानीय और निमित्त दोनों स्थानों पर अगर व्यंजन है तब तो व्यंजन संधि होगी ही, किंतु स्थानीय निमित्त इन दोनों में से अगर किसी एक जगह भी व्यंजन का प्रादुर्भाव हो गया तो वह व्यंजन संधि के अंतर्गत परिगणित हो जाएगा। तो जैसा कि सबसे पहला भेद व्यंजन संधि का हम स्लाइड में देख सकते हैं, वह है स्थानीय निमित्त, निमित्त स्थानीय उभय परिवर्तन वाली संधियां। यद्यपि इसको लेकर के या जितनी भी संधियों का हम यहाँ पर नाम लेंगे उन सभी संधियों को लेकर हम चर्चा उन कक्षाओं में करते रहेंगे, किंतु आज की ये जो कक्षा है या आज का ये जो व्याख्यान है यह एक प्रकार से आप जब समस्त व्यंजन संधि को पढ़ लेंगे तो उसके बाद भी आपको कार्य देगा, क्योंकि व्यंजन संधि में आए हुए जो सूत्र हैं, जो संधि विधायक सूत्र हैं, उनका संकलन एक ही स्थान पर प्रारंभ में ही कर दिया गया है, जिससे कि आप जब पढ़ना शुरू करें तो आपकी स्मृति में आता रहे कि अच्छा ये संधि है, ये संधि है, ये संधि है। और पढ़ने के बाद भी आपके पुनरावृत्ति या रिकैप के लिए यह व्याख्यान कार्य में आएगा।
तो सबसे पहला प्रकार जो स्वर में नहीं है उसको लेकर चर्चा करेंगे, जो कि आप स्लाइड में देख सकते हैं कि स्थानीय निमित्त और निमित्त स्थानीय। अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ, अब यहां पर बात करते हैं। इसका अर्थ ये हुआ, जैसे उदाहरण के लिए स्लाइड में देखिए, जैसे मान लीजिए अगर हम सुधी और उपास्य कहते हैं, तो सुधी और उपास्य में यण संधि है। यहां पर क्या था, इक के बाद अच आना चाहिए, तो फिर इक को आदेश हो जाता था यण, यानी सुधी को हो गया य, तो बन गया शुद्धि उपास्य है। शुद्धि को हो गया य, अर्थात शुद्धि के ई को हो गया य, तो बन गया शुद्धि उपास्य है। कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि इक यानी स्थानीय और निमित्त होना चाहिए। जैसे स्थानीय और निमित्त होना चाहिए, स्थानीय निमित्त रहेगा तो फिर आदेश हो गए संधि हो जाएगी। किंतु यह दो ऐसी संधियां हैं, यह दो अर्थात श्चुत्व और ष्टुत्व, जिसमें हम श्चुत्व संधि को देख रहे हैं। तो यह एक ऐसी संधि है जहां पर निमित्त और स्थानीय एक दूसरे की जगह भी बदल सकते हैं। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि स अथवा तवर्ग के योग में अगर श अथवा चवर्ग आ जाए, जैसे रामस शेते। अब यहां पर देखिए रामस और शेते, यहां पर रामस और शेते, आगे इसकी चर्चा करेंगे, किंतु अभी के लिए रामस और शेते। तो स के बाद श आ गया, तो इस स को तालव्य श होकर के रामस शेते बन गया। किंतु अगर इसका उल्टा होता, मान लीजिए अगर ऐसे होता कि रामस और सहित, तब भी यहां पर संधि हो जाती। कहने का तात्पर्य क्या है कि श्चुत्व संधि एक ऐसी संधि है जहां पर इंटरचेंज हो सकता है, यानी स्थानीय निमित्त एक दूसरे की जगह अगर बदल भी देते हैं तब भी संधि का विधान हो जाता है। और इसीलिए आप यहां पर देखेंगे कि इस चिन्ह का या इस डबल साइडेड एरो का प्रयोग किया गया है। आप इससे पहले आपने जो भी संधियां देखी होंगी उसमें आपने सिंगल एरो देखा होगा, जैसे इक हुआ और अच हुआ, इस तरह से सिंगल एरो देखा होगा। किंतु यहां पर डबल एरो का प्रयोग किया गया है, अर्थात स अथवा तवर्ग पहले आए या स अथवा तवर्ग बाद में चला जाए, अर्थात 1 2 शर्त हो जाए या 2 1 शर्त हो जाए। देखिए 1 2 हो जाए या 2 1 आ जाए, बस ये है कि दोनों शर्तें पूरी होनी चाहिए, चाहे दाएं बाएं या बाएं दाएं हो जाए। अर्थात रामस शेते अगर आएगा तब भी संधि होगी, और रामश सहित अगर आएगा तब भी वहां संधि होगी, ये कहने का तात्पर्य है। तो इसी चीज को यहां पर स्लाइड में स्थानीय निमित्त, निमित्त स्थानीय, उभय परिवर्तन वाली संधियां ऐसे कहा गया है हमारी सुविधा के लिए, यानी हमें समझने में सुविधा हो इसके लिए ऐसा कहा गया है। तो ये व्यंजन संधि की विशेषता है जो स्वर में नहीं है। अस्तु, इसके बाद जो दूसरा है वो है ष्टुत्व संधि, ष्टुनाष्टुहु। यहां पर भी वही स्थिति है, अर्थात 1 2, अगर ये 2 1 आ जाएगा तब भी वहां पर संधि हो जाएगी, ये कहने का तात्पर्य है। जबकि स्वर संधियों में ये विषय नहीं था, और केवल स्वर संधि ही नहीं, व्यंजन संधि के बाकी प्रसंगों में भी इस तरह का प्रसंग नहीं है। तो श्चुत्व और ष्टुत्व अपने में एक विरला ही पदार्थ है, या अपने में एक विरले ही संधियां हैं जो कि उभय स्थान में प्रयोग में आ जाते हैं। इसका विस्तृत विवेचन इनके व्याख्यान के समय हमें प्राप्त होगा। अस्तु, इसके बाद सर्वाधिक प्रसिद्ध या सर्वाधिक प्राप्य जो संधि व्यंजन में हमें प्राप्त होती है, वहां पर स्थानीय में परिवर्तन होता है। जैसा कि उदाहरण के लिए हम साइड में देखेंगे स्थानीय परिवर्तन वाली संधियां। अब देखिए ये ऐसी संधियां हैं जहां केवल स्थानीय में ही परिवर्तन होता है, और जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि स्थानीय में ही परिवर्तन होने वाली संधि है और ये सर्वाधिक प्राप्य है, अर्थात इसमें सर्वाधिक संधियों का विधान हमें दृष्टिगत होता है। जैसे कि सबसे पहला जो प्रसंग है वो है जश्त्व संधि का। जश्त्व संधि क्या करती है, पदांत झल को जश में बदल देती है। पदांत झल के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं यहां हम देख सकते हैं, तो इनको जश में बदल देती है। जैसे वाक ईशः वागीशः, जश का अर्थ हुआ वर्ग का तीसरा, जैसे क है तो उसका हो जाएगा ग, च है तो उसका हो जाएगा ज। इसी प्रकार से
ये अधिक स्पष्ट जश के द्वारा ही हो जाता है। ज ब ग ड द अर्थात ज ब ग ड द अर्थात जश प्रत्याहार के अंतर्गत हमें वर्ग का तीसरा मिलता है, तो इस संधि के द्वारा वर्ग के तृतीय में बदल जाता है। वाक ईशः, जैसा भी बात हुई थी कि उभय प्रसंगों में अर्थात स्थानीय और निमित्त में अगर कोई एक भी व्यंजन हो जाएगा तो उसे व्यंजन संधि कहेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए वाक और ईशः, तो ये जो वाक है इसका अर्थ ईशः, ई यहाँ पर स्वर आया है, किंतु चूंकि व्यंजन है तो ये व्यंजन संधि के अंदर ही परिगणित होगा। और वाक ईशः हो या जगत हित हो या शश हो, इन सभी स्थानों में जश्न संधि हो जाती है। इसको हम इसके प्रसंग में विस्तार में देखेंगे। इसी प्रकार से स्थानीय परिवर्तन में जो अगला सूत्र आता है वो है तोरली। यह परसवर्ण संधि का विधान करता है। यहाँ ध्यान देने की बात है कि परसवर्ण संधि के अंतर्गत हमें यहाँ पर 3 सूत्र मिलते हैं। अर्थात इस बात को समझेंगे, जैसे हमने प्रगृह्य संज्ञा विधायक सूत्र देखे थे, उसके बाद प्रगृह्य को प्रकृतिभाव हो गया था, ठीक है, वो तो ठीक है, किंतु यहाँ पर विषय क्या है व्यंजन संधि में कि जैसे यण संधि विधायक सूत्र कितने थे, एक ही था, इको यणचि, किंतु व्यंजन संधि में परसवर्ण यह आदेश करने वाली 3 सूत्रों के द्वारा स्थितियां हमको दिखती हैं। अर्थात परसवर्ण के अंतर्गत 3 सूत्र आ जाते हैं, जिसमें पहला जो हम यहाँ पर देख रहे हैं वो है तोरली। तो ये सूत्र भी परसवर्ण संधि का विधान करता है, जो कि तवर्ग के पश्चात अगर ल आ जाए, तवर्ग के पश्चात अगर ल आ जाए तो उसे परसवर्ण कर देता है। पर अर्थात बाद, तो बाद में कौन है ल, तो ल का सवर्ण, तो ल का सवर्ण कौन होगा, ल खुद, तो त को ल होकर तल्लय बन जाता है। अर्थात परसवर्ण संधि के अंतर्गत 3 सूत्र यहां पर आए, जिसमें पहला था तोरली, दूसरा है अनुस्वार से यही परसवर्ण, इसके तो नाम में ही परसवर्ण आ गया है। तो ये क्या कहता है, ये कहता है कि अनुस्वार के बाद अगर यह प्रत्याहार का कोई वर्ण आ जाए, यह का अर्थ हुआ सारे व्यंजन माइनस ह, अर्थात ह छोड़ करके सारे व्यंजन। अस्तु, तो यहाँ पर क्या है कि अनुस्वार के बाद अगर यह प्रत्याहार का कोई वर्ण आ जाए तो उस अनुस्वार को परसवर्ण अपने वर्ग का पंचम आदेश हो जाता है, क्योंकि अनुस्वार नासिका, इसके उच्चारण में नासिका का प्रयोग है, इसलिए अनुनासिक, क्योंकि इसके उच्चारण में भी नासिका का प्रयोग होता है। अस्तु, जैसे शांतः बन जाता है शांतः, क्रांतः बन जाता है क्लांतः, तो यह भी परसवर्ण संधि विधायक सूत्र है। अर्थात यहाँ पर कंफ्यूज्ड या अपने आप को संदेह में नहीं रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है या संदेह में नहीं रखना है अपने आप को कि यण संधि विधायक सूत्र इको यण मतलब एक ही है। नहीं, यहाँ पर परसवर्ण चूंकि नाम है तो परसवर्ण के नाम पर कई सूत्र हो सकते हैं, जिसमें से दूसरा सूत्र हमने देखा वो है अनुस्वार से यही परसवर्ण। अब तीसरा सूत्र जो परसवर्ण संधि विधायक सूत्र है वो है वापदान्तस्य। वापदान्तस्य जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि यह एक वैकल्पिक विधान करने वाला सूत्र है। अर्थात यह सूत्र विकल्प का विधान करता है और विकल्प से आदेश करता है। तो जहाँ भी विकल्प से आदेश होगा हमको एकाधिक रूप मिल जाते हैं। जैसे एक विकल्प का अर्थ हुआ 2 रूप मिल जाना, जैसे कि उदाहरण स्वरूप हम देख सकते हैं स्लाइड में, पदांत अनुस्वार के बाद अगर यह प्रत्याहार का कोई वर्ण आ जाए तो परसवर्ण आदेश हो जाता है विकल्प से। जैसे त्वंग पदांत अनुस्वार आ गया, यय में करोशी क आ गया, तो यहाँ पर ये जो अनुस्वार है, ये जो अनुस्वार है ये परसवर्ण में बदल जाएगा, अर्थात त्वंग बन जाएगा। परसवर्ण में बदलने का अर्थ हुआ कि ये जो अनुस्वार है ये इंगा में बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि अनुस्वार है तो नासिका का प्रयोग है, इसीलिए परसवर्ण में भी पंचम वर्ण का प्रयोग होगा। अर्थात जिस प्रकार से अनुस्वार से यही परसवर्ण हमें अनुनासिक हो गया था, यहाँ भी अनुनासिक हो जाता है, बस ये विकल्प से होता है पदांत होने के कारण।
यानी पदांत में आप चाहें तो प्रयोग कर भी सकते हैं या नहीं भी, लेकिन अगर पदांत नहीं है, एक ही पद है, तो वहां तो आपको परसवर्ण लगाना ही लगाना चाहिए। इन सभी का विस्तार व्याख्यान में होगा। तो परसवर्ण के बाद अब बारी आती है अनुनासिक की। जिस तरह से हमने परसवर्ण संधि विधायक सूत्र देखे जो कि संख्या में 3 है, उसी प्रकार से अनुनासिक संधि भी हमें कई प्रकार की दिखती है, जिसमें सबसे पहला उदाहरण है यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। अब ये क्या कहता है? ये कहता है कि यर के बाद अगर अनुनासिक वर्ण आ जाए, यर के बाद अगर अनुनासिक वर्ण आ जाए तो उस यर को अनुनासिक आदेश हो जाता है, यानी वर्ग का पंचम हो जाता है। अनुनासिक क्यों? क्योंकि बाद में अनुनासिक होने के कारण यह यर भी अनुनासिक के अनुसार बदल जाएगा। अस्तु, तो एतत् मुरारी ही बन जाएगा एतन मुरारी ही, ये कहने का तात्पर्य हुआ। इस प्रकार से तद मुरारी ही तन मुरारी ही बन जाएगा। तो यह जो सूत्र है यह अनुनासिक करने का विधान कर देता है। इसी प्रकार से अनुनासिक संधि विधायक सूत्र संपन्न होने के बाद अब बारी आती है चर्तु संधि की। हम देख सकते हैं स्लाइड में चर्तु संधि। चर्तु संधि विधायक सूत्र जो है वो है खरी च। ये भी स्थानीय में परिवर्तन करने वाली संधि है। तो यह जो चर्तु संधि है, यहाँ क्या होता है? चर आदेश हो जाता है। चर आदेश का मतलब मोटा मोटी मान के चल सकते हैं वर्ग का प्रथम, क्योंकि प्रत्याहार के अनुसार चर का अर्थ हुआ च ट त क प श श स, अर्थात वर्ग का प्रथम और तीनों प्रकार के श। तो हमें वर्ग का प्रथम का उदाहरण दिखता है तो हम उसको वर्ग का प्रथम कह सकते हैं। अर्थात चर्तु संधि का मतलब हुआ वर्ग का प्रथम। तो ये एक तरीका भी हो गया याद करने का कि चर्तु अर्थात वर्ग का प्रथम। जश जो इससे पहले हमने देखा था, जश अर्थात वर्ग का तृतीय। अस्तु, इसके विषय में विस्तृत चर्चा कक्षा में करेंगे। तो चर्तु संधि विधायक सूत्र क्या कहता है कि झल के बाद अगर खर आ जाए तो उस झल को चर आदेश हो जाता है। जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं कि द को त आदेश हो जाता है, झल को चर आदेश हो गया। तो यहाँ पर बन गया उत्थानम प्रयोग। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि यह भी स्थानीय में परिवर्तन लेकर आता है, जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। इसी के साथ मोनुस्वारः। मोनुस्वारः अनुस्वार संधि है। ये क्या कहता है? अब ध्यान दीजिए। ये कहता है कि पदांत म के बाद अगर हल आ जाए तो उस पदांत म को अनुस्वार आदेश कर देंगे। जैसे हरिम वंदे बन जाएगा हरिम वंदे। ग्रंथम पठति, जैसे ग्रंथम पठति, तो ग्रंथम पठति, हरिम वंदे, कृष्णम वंदे, शिवम वंदे, रामम वंदे। तो जितने भी इस प्रकार के प्रयोग होंगे और सर्वाधिक प्रसिद्ध या सर्वाधिक प्राप्त संधि संभवतः मोनुस्वारः ही है, जो सर्वत्र हमें दिखती है। तो यहाँ पर भी स्थानीय को ही परिवर्तन होता है और स्थानीय ही बदल करके अनुस्वार में परिवर्तित हो जाती है। तो यह भी स्थानीय के अंतर्गत अर्थात स्थानीय परिवर्तन के अंतर्गत आने वाली संधि है। और इसके बाद अनुस्वार संधि का ही एक अन्य सूत्र है नश्चाप पदांतस्य झलि। अब ये क्या कहता है? ये कहता है कि अपदांत न या म को झल बाद में रहने पर अनुस्वार आदेश हो जाता है। अर्थात ये जो सूत्र है यह अखंड पद में संधि करता है। अब यह अखंड पद क्या है और अखंड पद क्या है, इसके विषय में हम चर्चा जब कक्षा में प्रसंग आएगा तब करेंगे। तो अभी के लिए ये है कि ये एक पद में यानी समान पद में संधि करता है। खैर, तो ये सूत्र क्या कहता है? ये सूत्र कहता है कि अगर अपदांत न या म आ जाए उसके बाद अगर झल आ जाए, अपदांत न या म आ जाए उसके बाद अगर झल आ जाए तो उस अपदांत न या म को अनुस्वार आदेश हो जाता है। तो उस अपदांत न या म को अनुस्वार आदेश हो जाता है। जैसे यशांशी हम देख सकते हैं। इसी प्रकार से पयांसी तो बन जाएगा पयांसी। तो इस प्रकार के जो उदाहरण हैं जो अपदांत न या म को अनुस्वार कर देते हैं वह नश्चा पदांत से झली के अंतर्गत आते हैं और यह भी एक अनुस्वार संधि विधायक सूत्र है। इसके बाद
बारी आती है खरवसानयोर विसर्जनीय। यह सूत्र क्या कहता है? यह सूत्र कहता है कि पदांत र के बाद अगर खर आ जाए तो उस पदांत र को विसर्ग आदेश कर देंगे। तो उस पदांत र को विसर्ग आदेश कर देंगे। जैसे रामर पठति, यहाँ पर र पदांत र आ गया, उसके बाद खर आ गया, तो यहाँ पर रामर को यानी रामर के र को विसर्ग हो गया तो रामः पठति। इसी के साथ साथ सिर्फ पदांत र, अगर खाली पदांत र भी रहे तब भी उसे विसर्ग आदेश हो जाता है। जैसे रामर तो बन जाएगा रामः। ये कहने का मतलब है। तो ये विसर्ग विधान करने वाली संधि है। अस्तु, तो पदांत र को विसर्ग आदेश हो जाता है खर बाद में रहने पर। अब यहां पर एक शंका हो सकती है कि जब पदांत र को विसर्ग आदेश हो गया तो यहां क्यों है, विसर्ग संधि में क्यों नहीं? तो इसका जवाब हम जब इसके प्रसंग में आएंगे तब इसको देखेंगे। अस्तु, इसके बाद अब बारी आती है विसर्जनीय सह, यह सत्व का विधान कर देता है, अर्थात स का विधान कर देता है। तो ये क्या कहता है? ये कहता है कि अगर विसर्ग के बाद अगर खर प्रत्याहार का कोई वर्ण आ जाए, जैसे चक्रहि त्रायस्व, विसर्ग के बाद अगर खर प्रत्याहार का कोई वर्ण आ जाए तो वहां क्या होगा? वहां पर विसर्ग को स आदेश कर देंगे, विसर्ग को स आदेश कर देंगे तो मैंने कहा चक्रंस त्रायस्व। तो यहां पर भी स्थानीय में ही परिवर्तन हो रहा है। इसके बाद जो अगला सूत्र है नुरीन पे, यद्यपि यह जो सूत्र है यह सूत्र किसी संधि का विधान नहीं करता, किंतु यह जो परिवर्तन लाता है वो स्थानीय के आदेश पर ही लाता है, इसीलिए इसको यहां पर परिगणित किया गया है। तो सूत्र क्या कहता है स्लाइड पे देखेंगे। सूत्र कहता है कि नुरीन के बाद अगर प हलंत प आ जाए तो उस नुरीन को रू यानी नुरीन के न को रू आदेश हो जाता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि यहां पर भी जो बदलाव आया, यहां पर भी जो बदलाव आया नुरी को ही आया, यहां पर भी स्थानीय में ही परिवर्तन हुआ, इसीलिए इस सूत्र को यहां पर हम लोगों ने देखा। अब स्थानीय परिवर्तन के इस विशाल क्षेत्र के बाद एक छोटा सा क्षेत्र आता है निमित्त परिवर्तन का, यानी निमित्त में परिवर्तन करने वाली जो संधियां हैं व्यंजन में, उसको हम देखेंगे, जिसमें सर्वप्रथम है झयो होन्यतरस्याम। स्लाइड में देखेंगे। ये सूत्र क्या कहता है कि झय के बाद अगर ह आ जाए तो उस ह को पूर्व स्वर्ण हो जाता है, अर्थात वर्ग का चतुर्थ। अब वह स्थानेन्तरतम सूत्र की परिभाषा के कारण होता है, जिसका विस्तृत विवेचन इस सूत्र के प्रसंग में देखेंगे। पर अभी के लिए विषय यह है कि झय के बाद अगर ह आ जाए तो उस ह को पूर्व स्वर्ण अर्थात चतुर्थ वर्ण में बदल देते हैं। जैसे अज हीनम, तो ही को यानी ह को झ हो गया तो अज्झीनम बन गया। तो यह प्रसंग यहां पर देखने की बात है। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि यहां पर ह में परिवर्तन आया, अर्थात झय है स्थानीय, ह है निमित्त, तो यहां ह बदलता है अर्थात निमित्त में परिवर्तन हो जाता है। इसी के साथ निमित्त के परिवर्तन में जो दूसरा उदाहरण है वो है कुप्पोह कपौचा। कुप्पोह कपौचा यह भी निमित्त में परिवर्तित होने वाली, अर्थात कुप्पोह कपौचा के द्वारा जो हमको परिवर्तन मिलता है वह भी निमित्त में परिवर्तन करता है। जैसे हम अगर स्लाइड में देखें तो हम ये देख सकते हैं कि विसर्ग के बाद अगर कवर्ग या पवर्ग आ जाए, कु या पू आ जाए, तो कु या पू को अब यहां पर जिह्वा मूल्य और उपधमानीय आदेश हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए नृपाहि, तो नृपाहि, रामः खेलति तो रामः खेलति बन जाता है। तो यहाँ पर जिह्वा मूलीय और उपधमानीय का प्रसंग आता है कुप्पोह कपौचा के द्वारा, और ये जो जिह्वा मूलीय या उपधमानीय में जो परिवर्तन लाता है ये निमित्त में परिवर्तन करता है। वस्तुतः यह सूत्र अत्यंत महत्वपूर्ण सूत्र है और इसके प्रसंग में हम देखेंगे कि किस प्रकार से संस्कृत की ध्वनियों ने बाकी भाषाओं की ध्वनियों को भी प्रभावित किया है, या आश्चर्यजनक रूप से बाकी अनेक भाषाओं की, यहाँ तक कि विदेशी भाषाओं की भी जो ध्वनियाँ हैं वो संस्कृत वर्ण के उच्चारण से किस प्रकार से मिलती हैं, उसमें एक बहुत बड़ा प्रमाण या एक बहुत बड़े सूत्र के रूप में
हमें कुप्पू का पहुँचा दिखता है और यहाँ पर भी निमित्त में परिवर्तन होता है, जैसा कि हम देख सकते हैं इस उदाहरण में। विस्तृत जानकारी से सूत्र के प्रसंग में हम देखेंगे। इसी के साथ हम आज का यह जो प्रथम व्याख्यान है अर्थात व्यंजन संधि का परिचय भाग 1 यहाँ पर संपूर्ण करते हैं, जिसमें कि हमने स्थानीय परिवर्तन वाली संधियों को देखा, निमित्त परिवर्तन वाली संधियों को देखा और एक विशेष जो केवल व्यंजन संधि के प्रसंग में दिखता है वो हुआ स्थानीय निमित्त उभय का एक दूसरे के साथ परिवर्तन कर लेना, उसको भी हमने देखा। तो इसी के साथ आज का व्याख्यान संपन्न होता है। द्वितीय व्याख्यान में आगम के साथ कुछ नूतन विषयों को लेकर के व्यंजन संधि के परिचय को पूर्ण करेंगे तथा तृतीय व्याख्यान से अर्थात 27-28 यह दो परिचय के बाद 29वें व्याख्यान से हम शुत्व संधि के प्रसंग को लेकर आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ आप सभी को हार्दिक आभार एवं धन्यवाद।